हेलो दोस्तों, जिस सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एल सी राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीकरण अपक्रिया को कंप्लीट कर लिया था, जिसे ऑक्सीकरण अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। क्या होती है ऑक्सीकरण अपक्रिया? जो मैंने आपको बताया था कि ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन आकर के क्या होता हो, जुड़ता हो, या हाइड्रोजन क्या होता हो, अलग होता हो, तो ऐसी अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। आज उसका अगला जो टॉपिक है हमारे लिए ये है अपचयन अपक्रिया, और देखते हैं कि ये अपचयन अपक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा, इसकी थ्योरी क्या होगी। यानी थ्योरी होगी इसकी, वह अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता हो अथवा हाइड्रोजन जुड़ता हो, अपचयन अपक्रिया कहलाता है। अपचयन अपक्रिया कहलाता है। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता हो अथवा हाइड्रोजन जुड़ता हो, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाता है? अपचयन अपक्रिया कहलाता है। इस अपचयन अपक्रिया को हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। तो एक्टिविटी क्या है हमारे लिए, देखते हैं। जो एक्टिविटी है, जैसे हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, लाइक दिस, इसके जैसा। इस सिलेंड्रिकल पाइप में हमने कॉपर के ऑक्साइड को रखा है। यह है CuO, और इसका कलर कैसा होता है? ये ब्लैक होता है, काले कलर का होता है। जब इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। और इसे जब गर्म किया जाता है बंसन बर्नर के थ्रू, जब इसे हम लोग गर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करने पर इसका जो कलर होता है ये चेंज हो जाता है, किसमें? ब्राउन कलर में। भूरे रंग में क्या हो जाता है? ये परिवर्तित हो जाता है। होता क्या है? यहाँ पे अपने पास होता है CuO, किस कलर का? ब्लैक कलर का। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। कॉपर का ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस इसमें जब प्रवाहित किया जाता है, और प्रवाहित करने पर जब ये गर्म किया जाता है, तो यहां से अपने को प्रोडक्ट मिलता है कॉपर, अपचयित हो जाता है सॉलिड। और इसका कलर क्या होता है? ये ब्राउन कलर का होता है। क्या कलर होता है इसका? ब्राउन होता है। और यहां से वाष्प अपने को मिलता है, यानी ये H2O, यानी वाष्प के रूप में, या फिर इसे हम लोग लिक्विड के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। कुल मिला जुला करके वाष्प ही मिलेगा। तो यहां से आप देखिए कि CuO से, इस कॉपर से ऑक्सीजन अलग होकर के सिर्फ कॉपर बच रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ क्या? ऑक्सीजन। और जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन रिमूव होता है तो अपक्रिया कैसी हो जाती है? ये हो जाती है रिडक्शन की। अपक्रिया कैसी हो जाएगी? रिडक्शन की। अब यहां पर देखिए, इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन यहां से आकर के जुड़े तो ऐसी अपक्रिया क्या हो जाएगी? ये आपकी अपचयन है, अपचयन। तो यहां पर हो जाएगा ये ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। यानी अगर ऑक्सीजन निकल रहा है किसी पदार्थ से तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? रिडक्शन की। और अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है तो अपक्रिया कैसी हो जाएगी? यहाँ पे अपचयन की, ऑक्सीकरण की हो जाएगी, और ये प्रोसेस हो जाएगी अपचयन की। क्लियर है? तो ये था अपचयन अपक्रिया। तो इसी तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन सिर्फ बचता है हमारे लिए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है उसे अपने को देखना है। तो क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन?
एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारे लिए रेडॉक्स अपक्रिया। ये रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है, देखते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। तो यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन भी होता हो, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन वो दोनों साथ में होते हो, तो ऐसी अपक्रिया क्या हो जाती है, रेडॉक्स अपक्रिया हो जाती है। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होते हैं, तो ऐसी अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। कब, जब रेडॉक्स अपक्रिया कब होगी, जब ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन भी होता हो, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाएगी। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल कुछ दिए गए आपके पास, जैसे यहाँ पर देखो ये H2S हाइड्रोजन का सल्फाइड है, आयोडीन है, यानी ये रिएक्टेंट जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है अपने को HI हाइड्रोजन का आयोडाइड और सल्फर यहां से मिल जाता है अपने को। ठीक है, देखते हैं। अब यहां पर H2S है, जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ S है। देखो यहां पर I है, लेकिन यहां पर I के साथ H भी है, यानी यहां पर जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, जबकि यहां पर आयोडीन से हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी मैंने आपको रिएक्शन बताया कि अगर किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन क्या होता हो, रिमूव होता हो, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी, यहां से यहां पे ऐसी अपक्रिया कहलाएगी ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन अपक्रिया, या इसे हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। या किसी पदार्थ से जब हाइड्रोजन जुड़ता हो तो ऐसी अपक्रिया कहलाती है रिडक्शन की अपक्रिया, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, या इसे हम लोग बोलते हैं अपचयन की अपक्रिया। बात समझ में आ रही है, यानी ये हो जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन, और ये हो जाएगा क्या, रिडक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर देखिए आप लोग, MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड है, और यहां पर MnCl2 है। मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी मैग्नीज से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, और यहां पर HCl है, जबकि यहां पर क्या है, H2O है, और इस हाइड्रोजन से यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यानी यहां पर देखो, यहां पर Mn से ऑक्सीजन अलग हुआ, यानी रिमूवल ऑफ क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहां हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा, यहां पर क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, जब ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा, तो अपक्रिया हो जाएगी ऑक्सीडेशन की, यानी कि उपचयन की अपक्रिया हो जाएगी। और यहां पर आप देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है सॉरी, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो जो रिएक्शन होगी वह रिएक्शन हो जाएगी रिडक्शन की, यानी कि अपचयन की अपक्रिया हो जाएगी। तो दोनों चीजें अगर एक साथ हो किसी भी रासायनिक समीकरण में, अगर किसी भी रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन भी होता हो, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे लिए CuO प्लस H2। यहां पर देखिए CuO, जबकि यहां पर सिर्फ CO है, यानी रिमूवल ऑफ क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर H2 है,
जबकि यहाँ पर H2O है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो अपक्रिया उपचयन की, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो अपक्रिया अपचयन की हो जाएगा। अपक्रिया कैसी हो जाएगी? ये अपचयन की हो जाएगी। तो ये था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स यानी पूरी तरीके से हमने केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट है, जिनमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बता दिया मैंने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बताया, और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी चर्चा हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट बचता है कि ये जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं, इनको संतुलित कैसे किया जाता है। तो चुटकियों में सीखते हैं दोस्तों कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां, लेकिन उससे पहले हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण, लेकिन उससे भी पहले हम लोग लेंगे स्क्रीनशॉट। भूल रहे हैं आप लोग, है ना? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या। दोस्तों, रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें हम लोग और देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या है? रासायनिक समीकरण देखते हैं। यानी वह अपक्रिया जिसमें भाग लेने वाले तत्वों और उसके पश्चात बनने वाले उत्पादों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी वह अपक्रिया, वह समीकरण जिसमें भाग लेने वाले, वह समीकरण जिसमें अपक्रिया में भाग लेने वाले, इस तरीके से लिख दें तो ज्यादा सुटेबल होगा। अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और अभिक्रिया फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को संक्षिप्त में लिखा जाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद, बनने वाले जो उत्पाद हैं, इनको अगर हम लोग किसमें लिखें, एक संक्षिप्त रूप में लिखें, रिप्रेजेंट करें, तो ऐसी सब अपक्रिया क्या कहलाएगी? ऐसी अपक्रिया, ऐसे जो समीकरण होंगे, ऐसे समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। अब देखते हैं कि जो रासायनिक समीकरण होता है या कितने प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग दोस्तों, जो रासायनिक समीकरण है अपने पास, यह दो प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला जो टाइप है इसका, पहला टाइप है शब्द रूप समीकरण। शब्द रूप समीकरण यानी वर्ड इक्वेशन या वर्ड फॉर्म इक्वेशन। और जो दूसरा होता है हमारे पास, यह होता है प्रतीक रूप समीकरण। प्रतीक रूप समीकरण। ये दो प्रकार के समीकरण होते हैं रासायनिक समीकरण। एक होता है शब्द रूप समीकरण और दूसरा क्या होता है? प्रतीक रूप समीकरण। दोनों की परिभाषाएं क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग यहीं पे। तो शब्द रूप समीकरण क्या होते हैं कि ये होते हैं वे समीकरण
वे रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले तत्वों को उनका पूरा नाम लिखकर प्रदर्शित किया जाता है शब्द रूप समीकरण कहलाता है। शब्द रूप समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द रूप समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, फिर समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, जैसे अपने पास जिंक है, इस जिंक की अपक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब कराई जाती है तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है जिंक क्लोराइड, और यहां से हाइड्रोजन गैस क्या होता है? बाहर निकलता है। इसी तरीके से जब मैग्नीशियम की अपक्रिया कराई जाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब इसे गर्म किया जाता है तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्रोडक्ट मिलेगा अपने को? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो भी भाग ले रहे हैं, चाहे वो अभिकारक हो या फिर क्या हो, वो बनने वाले उत्पाद हो, उस अभिकारक का पूरा नाम लिख करके हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिंक का पूरा नाम लिखे हैं हम लोग। हाइड्रोजन क्लोराइड का पूरा नाम हम लोगों ने लिखा है, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा अपने पास? जिंक क्लोराइड और प्लस क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन प्रतीक रूप समीकरण, हाँ, इसके बारे में आप एक और चीज जान लो। अगर शब्द रूप समीकरण की बात करें तो शब्द रूप समीकरण में हम लोगों को तत्वों को बैलेंस करने की, उनको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको संतुलित करने की जरूरत अपने को नहीं पड़ती है। लेकिन अगर प्रतीक रूप समीकरण की बात करें तो प्रतीक रूप समीकरण क्या होता है? इसकी अगर परिभाषा देखें तो वे रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले, जिसमें अभिकारक, किस तरीके से लिखते हैं? जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद को उनके प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। प्रतीक रूप समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? प्रतीक रूप समीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? प्रतीक रूप समीकरण। लेकिन इसमें क्या होगा कि भाग लेने वाले तत्व और बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे उनको उनका पूरा नाम लिख करके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ऐसी प्रक्रिया नहीं है। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और बनने वाले उत्पाद को उनके प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं? प्रतीक रूप समीकरण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही एग्जाम्पल देखें हम लोग। जैसे जिंक की अपक्रिया हमने हाइड्रोजन के क्लोराइड के साथ कराया तो अपने को प्रोडक्ट मिला ZnCl2, और यहां से बाहर निकला क्या? हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हुआ? बाहर निकला। ठीक इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई तो अपने को प्रोडक्ट मिला M0। लेकिन यहां पर आप देखो, अगर अपने को प्रतीक रूप समीकरण लिखना है तो प्रतीक रूप समीकरण में तत्वों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर Zn है, यहाँ Cl2 है, तो 2 Cl यहाँ भी होने चाहिए। जैसे 2Mg, यहाँ 2Mg। कैसे किया जाता है अभी देखते हैं हम लोग। बस अभी आप इतना जानो कि अगर शब्द रूप समीकरण है तो उसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर प्रतीक रूप समीकरण है तो उसे संतुलित करने की आवश्यकता होती है। तो रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है
ये हम लोग देखते हैं। उसके पहले आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां क्या होती हैं। तो देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इनके तरीकों को। और जब रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होता है तो ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं, असंतुलित समीकरण बोलते हैं। और ये असंतुलित समीकरण क्या होता है देखते हैं। सारी चीजें एक एक चीजें क्लैरिफाई होना चाहिए। यानी सबसे पहले है हमारे पास असंतुलित समीकरण, अनबैलेंस इक्वेशन, या इसी को स्केटल इक्वेशन भी बोला जाता है। अनबैलेंस इक्वेशन या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केटल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो क्या होता है असंतुलित समीकरण, देखते हैं इसके बारे में। बात समझ में आई? असंतुलित समीकरण क्या होते हैं, यानी ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक तत्वों की जो संख्या होती है या उत्पाद में बनने वाले उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या के अगर बराबर ना हो तो ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं, तो ऐसे समीकरण कहलाते हैं असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, देखते हैं यहाँ पे। यानी वे ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक पक्ष में उपस्थित तत्वों की संख्या उत्पाद पक्ष में उपस्थित तत्वों की संख्या के बराबर ना हो तो ऐसे समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। यानी अभिकारक पक्ष में उपस्थित तत्वों की संख्या, परमाणुओं की संख्या उत्पाद पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अगर बराबर ना हो तो ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं, असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। अनबैलेंस इक्वेशन या इसे स्केटल इक्वेशन कहलाते हैं। जैसे देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बड़ा सा आसान सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। Mg प्लस O2 और ये गिव्स आउट है MgO। क्या है, MgO। Mg प्लस O2 ये आपके अभिकारक हैं। ये क्या है, अभिकारक हैं। और जिसे हम लोग यानी जो LHS होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो RHS होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये होता है RHS। बात समझ में आ गई? अगर RHS साइड में उपस्थित जो परमाणु हैं इनकी संख्या उत्पाद पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर ना हो तो ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं, असंतुलित समीकरण। जैसे एक Mg यहाँ है, एक Mg यहाँ है। Mg तो संतुलित है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन संतुलित नहीं होते हैं। ठीक है, इन्हीं को संतुलित करने के लिए जो भी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं वही क्या कहलाती हैं, असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधियां कहलाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, दो विधियां हम आपको बताएंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड यानी अनुमान विधि, और दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी विधि, जिसे आवृत्ति विधि भी बोला जाता है। बहुत ही आसान सी विधियां दोस्तों, बस आप बने रहिए साथ में और सारी चीजें एक एक चीजें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये था असंतुलित समीकरण। यानी नेक्स्ट है हमारे पास संतुलित समीकरण। क्या है, संतुलित समीकरण। नेक्स्ट ये भी देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि परिभाषा के रूप में। तो देखते हैं संतुलित समीकरण।
संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन कि संतुलित समीकरण क्या होता है। तो सेम परिभाषा यही होगी, बस यहां पर ना की जगह पर ना को हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यानी अभिकारक, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, यानी अभिकारक पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या है, अगर ये बराबर हो जाए उत्पाद पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के, तो ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं, ऐसे समीकरण कहलाते हैं संतुलित समीकरण। अच्छा, संतुलित समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप एक नियम 9th में पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ रखा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बताता है कि द्रव्य को या ऊर्जा को, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी सेम है, इन सभी चीजों को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किया क्या जा सकता है, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसे ये नियम क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। जैसे यही समीकरण है अपने पास ऊपर, आसान सा, अभी डिफिकल्ट समीकरण भी देखेंगे, Mg + O2 और ये गिव्स आउट हो जाएगा MgO। यहाँ पर एक Mg यहाँ पे दो ऑक्सीजन करने के लिए हमने 2 से यहाँ पे मल्टीपल कराया, तो Mg भी 2 हो गया। अब Mg को 2 करने के लिए हम यहाँ भी 2 से मल्टीपल कराएंगे, यानी अब यहाँ पर जितना मास आएगा RHS LHS साइड में, उतना ही मास अब किधर आएगा, ये आएगा RHS साइड में। अगर दोनों जगह का, दोनों साइड का मास इक्वल आ रहा है तो समीकरण कैसा होगा, तो समीकरण होगा आपका संतुलित होगा। यानी समीकरण अगर दोनों साइड का मास इक्वल आए, द्रव्यमान इक्वल आए, तो ये मान के चलिए आपकी समीकरण कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अगर ये मास इक्वल नहीं आ रहा है तो समीकरण कैसा होगा आपका, अनबैलेंस होगा, असंतुलित होगा। तो असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की जरूरत पड़ती है। कैसे होती है देखते हैं। तो एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम देखते हैं कि संतुलित समीकरण करने की, असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधियां। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, समीकरण को संतुलित करने की विधियां। समीकरण को संतुलित करने की विधियां, तो 2 विधियों से हम लोग समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। पहली जो विधि है, पहली विधि हमारे लिए है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि ये होता है अनुमान विधि। क्या होता है ये, अनुमान विधि होता है। अनुमान विधि में कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं, बड़ा ही आसान सा टेबल बना करके आसानी से हम लोग समीकरण को क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। बस एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझना है। एग्जाम्पल क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमारे पास वही पुराना घिसा पीटा है, Mg सॉलिड प्लस O2 गैस। इसे जब हम लोग गर्म करते हैं तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है MgO सॉलिड। इस समीकरण को क्या करना है, अपने को अनुमान विधि से संतुलित करना है। तो सबसे पहला काम क्या, स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में अपने को क्या करना है, बॉक्स बनाना है। Mg को कारागार में हमने बंद कर दिया, कारागार जेल बॉक्स, ठीक है। हमने ऑक्सीजन को भी क्या कर दिया, बंद कर दिया इस तरीके से, और हमने MgO को भी क्या कर दिया, इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। ये स्टेप फर्स्ट
स्टेप सेकंड इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टेप सेकंड अगर आपको समझ में आ गया तो आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखो स्टेप सेकंड में क्या है, ये तत्व है, ये अभिकारक पक्ष में उपस्थित तत्वों की संख्या है, यानी ये एलएचएस की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, एलएचएस। यहां पर है उत्पाद पक्ष में उपस्थित तत्वों की संख्या है। ये देखिए तत्व अपने पास है Mg, तत्व अपने पास है ऑक्सीजन, बस ये दो तत्व है, Mg है और क्या है, ऑक्सीजन है, बस ये दोनों तत्व अपने पास है। और अभिकारक पक्ष में Mg कितना है, 1 है, और अभिकारक पक्ष में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहां पर उत्पाद पक्ष में ऑक्सीजन कितना है, उत्पाद पक्ष में Mg कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, ये भी 1 है। इतना काम हम लोग करने के बाद स्टेप थर्ड में जाओ। स्टेप थर्ड, फिर से ये बॉक्स आप यहां उतार लो। Mg दिखाई दे रहा है आपको, प्लस O2, और ये गिव्स आउट है MgO। अब यहां पर एक है, यहां पर एक है, यानी ये तो ऑलरेडी संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ऑक्सीजन अभिकारक पक्ष में 2 है, जबकि उत्पाद पक्ष में कितने हैं, 1 है। तो यहां पर भी 2 लाने के लिए हम लोग यहां से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब आपने उत्पाद पक्ष में ऑक्सीजन में 2 से यहां पे गुणा किया तो Mg भी 2 हो गया, यानी ये गुणा यहां भी हुआ, यानी 2 इसकी भी संख्या हो गई। अगर Mg 2 हो गया तो यहां पर Mg को 2 लाने के लिए आपको गुणा यहां भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो अपने को संतुलित समीकरण मिला, ये संतुलित समीकरण मिलेगा 2Mg प्लस O2, और ये गिव्स आउट 2MgO। क्या मिलेगा, 2MgO। देखो 2Mg इधर, 2Mg इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। तो इस तरीके से हम लोग समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके पहले आप इसका फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, एग्जाम्पल नंबर क्या, सेकेंड। जो दूसरा एग्जाम्पल होगा हमारे लिए वो क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या है। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास Fe सॉलिड है, प्लस H2O लिक्विड, और ये प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को Fe3O4 सॉलिड, और यहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ये समीकरण है। इस समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड से, यानी कि अनुमान विधि से क्या करना है, अपने को संतुलित करना है। कैसे किया जाएगा देखते हैं, बहुत आराम से, बहुत अच्छा है समीकरण है, पूछा गया सवाल है, देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि स्टेप फर्स्ट में हम लोग बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स है, Fe को बॉक्स में किया, H2O को बॉक्स में किया, और ये हो जाएगा Fe3O4 को हमने क्या किया, बॉक्स में किया, और हाइड्रोजन को भी हमने क्या रखा, बॉक्स में रखा। ये बॉक्स बना करके हमने क्लियर किया। स्टेप सेकंड इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। स्टेप सेकंड अगर आपको समझ में आ गया तो आपको समीकरण संतुलन करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। स्टेप सेकंड क्या है, टेबल बनाते हैं तत्व, और ये हो जाएगा उत्पाद पक्ष में, सॉरी सबसे पहले अभिकारक लेते हैं हम लोग। अभिकारक पक्ष में उपस्थित तत्वों की संख्या, और इधर हो जाएगा अभिकारक पक्ष में
उपस्थित तत्वों की संख्या, ये है हमारे लिए, ये बस अभिकारक पक्ष में उपस्थित तत्वों की संख्या, और इधर हो जाएगा आपके पास क्या, उत्पाद पक्ष में उपस्थित तत्वों की संख्या। अब तत्व कितने हैं हमारे पास, Fe है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है। Fe है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है। संतुलित करना है इसे। अभिकारक में पक्ष में Fe कितना है, अभिकारक पक्ष में Fe 1 है। उत्पाद पक्ष में Fe कितना है, यहाँ पर देखिए उत्पाद पक्ष में Fe 3 है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितना है, 2 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। इस समीकरण को संतुलित करना, बढ़िया समीकरण है। तो स्टेप थर्ड फिर से बना लो आप। स्टेप थर्ड में अपने को मिल जाएगा क्या, फिर से वही बॉक्स मिलेगा Fe, या आप इसे चाहो तो यहीं पर कर सकते हो तो और आसान हो जाएगा। खैर अगर आप बनाना भी चाहो तो बना लो। ये H2O गिव्स आउट क्या हो जाएगा, ये Fe3 वो 4, अगर आप ऊपर ही मल्टीपल करके समझ सकते हैं तो ऊपर भी कर सकते हैं आप इसे। Fe3 वो 4, और ये हो जाएगा क्या अपने पास, H2O हो जाएगा। बात समझ में आया। ये समीकरण हमने क्या कर लिया, फिर से देख लिया यहाँ पे। अब मल्टीपल कराते हैं। अगर Fe यहाँ पर 1 है अभिकारक पक्ष में, और उत्पाद पक्ष में, सॉरी मैंने दोनों जगह अभिकारक लिख दिया है, एक जगह ये हो जाएगा आपका क्या, उत्पाद हो जाएगा। अगर उत्पाद पक्ष में Fe 3 है और अभिकारक पक्ष में अगर Fe 1 है, तो यहाँ पर भी 3 लाने के लिए आपको 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। तो अगर 3 से आपने यहाँ पर मल्टीपल किया तब जाकर के Fe कितना हो जाएगा, तब जाकर के यहाँ पे Fe हुआ 3। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है अभिकारक पक्ष में, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 लाने के लिए 4 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल। यानी ऑक्सीजन में अगर आपने 4 से मल्टीपल किया तो वह मल्टीपल हाइड्रोजन में भी हो जाएगा, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। और अगर हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक पक्ष में 8 हुआ तो उत्पाद पक्ष में भी हाइड्रोजन आपको 8 करने के लिए 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। यानी जो बैलेंस इक्वेशन अपने को मिलेगा वह बैलेंस इक्वेशन मिलेगा 3Fe प्लस 4H2O, और ये गिव्स आउट हो जाएगा Fe3O4 और प्लस 4H2। ये संतुलित समीकरण अपने को मिलेगा। यानी जैसे देखिए 3Fe 3Fe, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो इस तरीके से कोई सा भी समीकरण आपको दे दिया जाए आपके सामने, यानी बॉक्स बना करके और ये टेबल बना करके आप लोग क्या कर सकते हैं, उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में बैलेंस कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है दूसरी विधि, आवृत्ति विधि। आवृत्ति विधि क्या होती है, आवृत्ति विधि के द्वारा कैसे समीकरण संतुलित किए जाते हैं उसके बारे में सीखते हैं। लेकिन एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सीखते हैं क्या, आवृत्ति विधि। आवृत्ति विधि में कैसे समीकरण संतुलित किए जाते हैं ये देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास आवृत्ति विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। समीकरण के संतुलन की क्या है, आवृत्ति विधि है। फ्रीक्वेंसी मेथड है, आवृत्ति विधि है। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के थ्रू से भी हम लोग समझेंगे, एक एक चीज को बारीकियों से सुनिएगा आप लोग और उसको समझते हुए चलिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको फिर से आपको बताने की प्रयास करूंगा, बताने का कोशिश करूंगा। लेकिन आवृत्ति विधि समझते हैं कि आवृत्ति विधि क्या होता है। तो देखो आवृत्ति विधि में फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, तत्वों को संतुलित करते हैं, उसकी आवृत्ति के आधार पर संतुलित करते हैं। पूरे समीकरण को लेकर के चलते हैं हम लोग, और पूरे समीकरण में जिस तत्व की आवृत्ति सबसे कम होती है उस तत्व को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लेकिन जिस तत्व की आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है, क्रम भी संतुलन का उसी हिसाब से क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है Cu और प्लस H2SO4। यह जब आपस में अभिक्रिया करता है तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है
यहाँ मिलेगा CuSO4 सल्फर का डाइऑक्साइड और अपने को मिल जाएगा क्या, हाइड्रोजन, सॉरी H2O। ये रासायनिक समीकरण है, एक अनबैलेंस इक्वेशन है और इस अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस होगा सीखते हैं धीरे। तो इसमें भी अपने को टेबल बनाना पड़ेगा, लेकिन स्टेप वाइज टेबल नहीं है, बस एक टेबल बनाना तो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। टेबल बनाते हैं, टेबल कुछ इस तरीके से है। ये है हमारे पास तत्व, और तत्व में अपने पास कौन कौन से तत्व हैं, तत्व है अपने पास कॉपर, अपने पास है हाइड्रोजन, अपने पास है सल्फर और अपने पास क्या है, ऑक्सीजन। ये तत्व का क्रम है। नेक्स्ट है हमारे पास आवृत्ति तत्वों की क्या है, आवृत्ति है। कॉपर कितनी बार आया है, एक बार यहां आया है, एक बार यहां आया है, तो यानी कॉपर की आवृत्ति कितनी हो गई, 2 हो गई। हाइड्रोजन की देखिए आवृत्ति, अगर हम लोग हाइड्रोजन की आवृत्ति कितनी है, एक बार हाइड्रोजन यहां है और एक बार हाइड्रोजन यहां है। हाइड्रोजन की संख्या से मतलब नहीं है दोस्तों, इस बार संख्या से नहीं, आवृत्ति से मतलब है। नहीं तो आप इस तरीके से करने की 2 यहां 2 यहां 4 नहीं, एक बार हाइड्रोजन यहां है और एक बार हाइड्रोजन यहां है, इसलिए हाइड्रोजन की भी आवृत्ति कितनी हो गई, 2 हो गई। सल्फर है, सल्फर की आवृत्ति 1 2 3, सल्फर की आवृत्ति यहाँ पे कितनी है, 3 है। इसी तरीके से ऑक्सीजन 1 2 3 4, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4 है। ये आवृत्ति का क्या हो गया, क्रम हो गया। अब संतुलित करने का क्रम देखते हैं हम लोग, यानी समीकरण को संतुलित करने का क्रम, जिसकी मैंने आपको बताया जिसकी आवृत्ति सबसे कम होगी उसे सबसे पहले हम लोग संतुलित करेंगे, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस देख। अब यहाँ पर देखिए कॉपर की भी 2 है, हाइड्रोजन की भी 2 है, तो दोनों में से किसी को आप कर लो। चलो सबसे पहले हम लोग इसे संतुलित करेंगे कॉपर को, सेकेंड नंबर पे करेंगे हम लोग हाइड्रोजन को, और तीसरे नंबर पे करेंगे हम लोग किसे, सल्फर को, और चौथे नंबर पे करेंगे हम लोग किसे, ऑक्सीजन को। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो एक बार से फिर से समीकरण को लिखता हूं, Cu प्लस H2SO4 और ये गिव्स आउट है CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। ये समीकरण अपने पास। Cu को सबसे पहले करना है, एक Cu यहाँ, एक कॉपर यहाँ पे है, एक कॉपर यहाँ पे है, यानी 2 कॉपर हैं, एक कॉपर यहाँ एक कॉपर, यानी दोनों साइड में क्या है, संतुलित है कॉपर, एक कॉपर एक कॉपर। हाइड्रोजन को करते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यानी हाइड्रोजन भी ऑलरेडी संतुलित है। नेक्स्ट सल्फर को, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सल्फर यहाँ पे है, एक अभिकारक पक्ष में 1 है, जबकि 1 2 उत्पाद पक्ष में कितने हैं, 2 हैं। तो अपने को 2 सल्फर लाने के लिए यहाँ पर 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। लेकिन जब आपने 2 से यहाँ पर मल्टीपल किया, तो 2 से यहाँ पर मल्टीपल करने से यानी देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो इसे विचार करने के लिए 2 से मल्टीपल आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो जब यहाँ से आपने 2 से मल्टीपल किया, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन 2 चौकाट 8 ऑक्सीजन इधर है LHS साइड में, 8 इधर भी होने चाहिए, 4 2 6 और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 8। इस तरीके से यह एक अपने को क्या मिलेगा, संतुलित समीकरण मिलेगा। यानी जो LHS साइड है, LHS साइड में तत्वों की संख्या बराबर हो जाएगी RHS साइड में उपस्थित तत्वों की संख्या की। तो इस तरीके से अपने को क्या मिलेगा, एक संतुलित समीकरण मिलेगा। एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और एक बेहतरीन एग्जांपल देखते हैं आवृत्ति विधि द्वारा संतुलित समीकरण को संतुलित करने का। नेक्स्ट है अपने पास PV NO3 का होल ट्वाइस। इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो अपने को मिलता है PbO प्लस NO2 और प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकलता है। तत्व कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। लेड है,
नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये है लेड है, नाइट्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तत्वों की आवृत्ति का क्रम देखें तो एक बार लेड यहां पे है, एक बार लेड यहां पे है, यानी 2 बार लेड है। नाइट्रोजन एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, नाइट्रोजन भी कितना है, 2 है। ऑक्सीजन देखें 1 2 3 और 4, ऑक्सीजन की आवृत्ति कितनी है, 4 है। फिर से वही नियम लगाएंगे, जिस तत्व की आवृत्ति सबसे कम उसे संतुलित करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं हम लोग लेड को, सेकेंड प्रेफरेंस देते हैं नाइट्रोजन को और थर्ड प्रायोरिटी देते हैं हम लोग किसे, ऑक्सीजन को। तो चलो बैलेंस करते हैं। पीवी NO3 का होल ट्वाइस गर्म किया, इसे गर्म करने से मिला PbO प्लस NO2 और प्लस O2, ये मिला। करते हैं यहाँ पे, एक लेड यहाँ पे है, एक लेड यहाँ पे है, ऑलरेडी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन अंदर भी मल्टीपल होगा, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे तो 2 नाइट्रोजन यहाँ भी होना चाहिए। तो अगर 2 हम लोग यहाँ करते हैं तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो 2 3 6 ऑक्सीजन इधर है, जबकि 2 दूनी 4 2 6 एक साथ 7 ऑक्सीजन इधर है, नहीं बैलेंस है, करना पड़ेगा आपको। देखते हैं 3 करके यहाँ पर देखते हैं। अगर 3 आपने यहाँ किया तो 3 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, तो अगर 3 आपने यहाँ किया तो 3 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तरीका 18, 3 2 3 6 3 9 2 11, नहीं बैलेंस होगा, नहीं होगा। 3 दूनी 6 3 9, 9 चाहिए, 4.5 से गुणा करेंगे आप, नहीं 4 करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। 4 करके देखो, तो अगर 4 नाइट्रोजन इधर है तो 4 नाइट्रोजन आपको इधर भी करने के लिए यहाँ से 2 दूनी 4 करना पड़ेगा आपको मल्टीपल, तो 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो गया। लेकिन लेड भी कितना हो गया, 2, तो 2 से आपको यहाँ भी मल्टीपल करना पड़ेगा। लेड 2 हो गया, 2 दूनी 4 नाइट्रोजन, 2 दूनी 4 12 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 8 2 10 ऑक्सीजन, 10 2 12 ऑक्सीजन। इस तरीके से अपने को क्या मिलेगा, एक संतुलित समीकरण मिलेगा, यानी 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये था आपकी आवृत्ति विधि द्वारा समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 2 हेडिंगें और बची हैं, और 2 हेडिंगें क्या है, थ्योरेटिकल हेडिंग है। एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या बचा है हमारे पास। हमारे पास बचा है संक्षारण और विकृत गंधिता। एक बार पूछा गया, विकृत गंधिता की परिभाषा पूछा भी गया था। संक्षारण बचा है और बचा है अपने पास क्या, दूसरी हेडिंग बचा है विकृत गंधिता। ये दोनों हेडिंगें बची हैं बस, थ्योरेटिकली है, समझते हैं संक्षारण क्या होता है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, संक्षारण के नाम से ही क्लियर है, संक्षारण क्षरण होना, क्षरण होने से मतलब है नष्ट होना। क्षरण होने से मतलब क्या है, नष्ट होना। क्या कह सकते हैं इसके बारे में हम लोग, यानी किसी पदार्थ का वायु की क्रिया के द्वारा, नमी की क्रिया के द्वारा, अम्ल की क्रिया के द्वारा या क्षार की क्रिया के द्वारा, इन सारी या इसके अलावा भी कोई ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती है जिसके द्वारा अगर किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ नष्ट हो रहा है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे में जंग का लगना, जैसे लोहे में जंग का लगना, क्या बोला मैंने कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ का वायु के द्वारा, नमी के द्वारा, अम्ल के द्वारा, क्षार के द्वारा, किसी भी दूसरे रासायनिक पदार्थों के द्वारा अगर उस धीरे धीरे सड़ा गला करके वो नष्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संक्षारण कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, तेल अथवा वसा युक्त पदार्थों का अगर हम लोग लंबे समय तक रख दें तो उससे आने वाली जो इरिटेटिंग स्मेल होती है, जो उसे दुर्गंध बोला जाता है, आने वाली जो दुर्गंध होती है वही क्या कहलाती है, विकृत गंधिता। नाम से विकृत, खराब, गंधिता, गंध वाला, है ना। यानी तेल अथवा वसा युक्त पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उससे एक दुर्गंध आने लगती है, यानी वो बदबू करने लगता है, यानी इरिटेटिंग स्मेल आने लगती है, तो ऐसी गंध क्या कहलाती है, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। तो ये था आपका
पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। कैसा लगा आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं हम लोग अम्ल, क्षार और लवण में। तो सेशन को आज दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताएंगे, और अगर हाँ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। कल मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू।